हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। तो अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता था, जो प्रकाश का परावर्तन था उसमें लाइट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी। हमने एक यहाँ पे मिरर ले लिया, ऐसा सरफेस है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है ये। तो अगर लाइट इधर से आई तो ये इसी मीडियम में, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। अब हम क्या करेंगे, अब जो मीडियम है ये, अगर ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये अभी तक पॉलिश्ड था और ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो अगर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है लाइट, ये इस मीडियम में भी इंटर कर जाएगी। जो दूसरा, ये अगर मीडियम 1 है और ये 2 है तो ये इस मीडियम में इंटर करेगी। तो यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या है। तो देखिए इसकी डिफिनीशन ये है, जब कोई प्रकाश की किरण, कोई लाइट रे है, प्रकाश की किरण किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह, तो लाइट रे है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि क्या होता है, डेविएट हो जाती है। डेविएशन उसमें, उसका जो पाथ होता है उसमें डेविएशन हो जाता है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन। क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें डेविएशन 2 टाइप का हो सकता है। जैसे हमने एक ये कंसीडर किया। अब देखिए ये इस पर नॉर्मल है, जो ये बाउंड्री है इन दोनों मीडियम को। ये मीडियम 1 है, इसका मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका N2 है, इसका N1 है, ये N2 है। ठीक है, तो देखिए ये अगर हम लें विरल माध्यम, रेयरर मीडियम है ये, और ये जो है ये सघन माध्यम है। ठीक है, और यहाँ पे ये उल्टा हो गया, इसका सघन माध्यम है ये, और ये है विरल। ठीक है, यहाँ पे ये इसका नॉर्मल है, जो ये बाउंड्री है दोनों मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है, N1 N2 को सेपरेट कर रहा है। ये एक दूसरा मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये बाउंड्री है। ठीक है, अब देखिए इसमें हो गया क्या, लाइट रे आएगी इस तरह से, अगर ये विरल है तो ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, ऐसे। देखिए ये इसका नॉर्मल है, इसकी तरफ बेंड हो गई, ये जो एंगल था इससे कम है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये लाइट रे आई, ये देखिए डेंसर मीडियम है, तो ये यहाँ पे आएगी तो इस तरीके से चली जाएगी, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी ऐसे। तो देखिए इस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं,
यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये आर, ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं, आई से। ये देखिए क्या है, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको परावर्तित अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तन हो रहा है तो ये जो रे मिल रही है अपवर्तित किरण है। अब देखिए ये इसका नॉर्मल है, अभिलंब इसको बोलते हैं। ये अभिलंब हो गया, ये बाउंड्री है, ठीक है। तो देखिए ये इतनी चीज़ें थी। इसमें क्या होगा, ये अगर विरल है, ये सघन है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा और इसमें नॉर्मल की तरफ दूर हट जाएगा जब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इन दोनों में ये पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको यानी कि आपतन बिंदु बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, ठीक है। देखिए इसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो दोनों मीडियम है ये होमोजीनियस है, मतलब इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक ही तरीके का है, अपवर्तनांक जो है इसका सब जगह एक ही है। जैसे यहाँ पे n2 है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पर जो इसका अपवर्तनांक है वो n2 ही है, इसमें भी इसी तरीके का है। मीडियम दोनों होमोजीनियस हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे n2 यहाँ पे कुछ और हो गया, n2 की जगह पे n3 हो गया, इस पॉइंट पर यहाँ पे n4 हो गया, तो इस यहाँ पे जो ये रे मिल रही है स्ट्रेट, ये ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है, ये कुछ कर्व बनाती हुई जाएगी। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो मीडियम है दोनों ये होमोजीनियस है। अब देखिए यहाँ पे इस रे को आगे बढ़ा दीजिए, हमें क्या करना है, ये R था, ये एंगल हमने R कंसीडर किया था, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। हमें डेविएशन को फाइंड करना है, डेल्टा को। तो डेल्टा देखिए क्या हो जाएगा, इसमें डेल्टा हो जाएगा जो ये दोनों के बीच में एंगल बनता है रिफ्रैक्टेड और इंसिडेंट रे, यही डेल्टा है, ये जो एंगल है यही डेल्टा है, डेल्टा। अब डेल्टा को ही फाइंड करना है, तो देखिए इस केस में क्या होगा, ये पूरा R है, ये देखिए ये अगर I है तो ये एंगल जो होगा ये वाला, ये भी I हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे कैसे हो रहा है, ये दोनों सेम है तो ये I हो गया। अब ये I हो गया और ये क्या है, डेल्टा है। और देखिए डेल्टा ये R यहाँ से मिल जाएगा, R इक्वल टू I प्लस डेल्टा, तो देखिए डेल्टा इक्वल क्या हो गया, R माइनस I, ये इस केस में डेविएशन एंगल हो गया, R माइनस I। इस केस में क्या होगा, इसको देखिए आगे बढ़ाइए, ये आगे बढ़ा दिया। अब इस केस में देखिए डेल्टा कौन सा है, ये देखिए इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, यही डेल्टा है, ठीक है। अब इसी डेल्टा को हमें फाइंड करना है, ये R था, देखिए इस डेल्टा को फाइंड करना था, तो ये डेल्टा जो हो जाएगा, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये डेल्टा, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, I, क्योंकि ये I है, तो देखिए ये और ये पूरा एंगल I है, ये वाला ये पूरा I है, तो यहाँ से I इक्वल क्या हो जाएगा, I इक्वल हो जाएगा R प्लस डेल्टा, तो ये R प्लस डेल्टा हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा, I माइनस R, तो ये मिल गया। तो देखिए डेविएशन एंगल इसमें ये मिला और यहाँ पे ये मिला। तो इतनी सारी चीज़ें थी जिसको इन सबको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए अपवर्तन के नियम हम डिस्कस करेंगे। तो
अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दो हैं। देखिए पहला क्या है, पहला ये है, मैंने अभी बताया कि जैसे ये था, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे थी, ठीक है, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आपतन बिंदु है, ये क्या है, आपतित किरण है, और ये अपवर्तित किरण है, और ये नॉर्मल है इसका अभिलंब। तो देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये नॉर्मल है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, तल यानी प्लेन, ठीक है, ये सारे एक ही प्लेन में होंगे, ये इसी प्लेन में लाई करेंगे। तो यही है पहला, तो है क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, अब जो लाइट रे हम यूज़ कर रहे हैं, जो लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है, वो उसका कोई वेवलेंथ होगा, ठीक है, तो किसी एक वेवलेंथ के लिए और दो मीडियम है, रिफ्रैक्शन तभी होगा जब कम से कम दो मीडियम तो होने चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, आप एक ही रंग के प्रकाश के लिए या किसी एक पर्टिकुलर, इसमें लिख देते हैं फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि लैम्डा क्या होता है मैं बता चुका हूँ। प्रकाश के लिए आपतन कोण को क्या करते हैं, आई, ठीक है, तो ये जो एंगल है इसको सही से मैं बना दूं, ये देखिए ये आपतन कोण है आई और ये है अपवर्तन कोण आर, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये सब आप लोग जानते हैं। तो आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड और अपवर्तन कोण, ये क्या है, स्मॉल आर है, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। तो क्या है, साइन ऑफ आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो साइन ऑफ आई अपान, अनुपात यानी अपान में होगा, अपान साइन ऑफ स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी नियतांक, ठीक है, और ये इक्वल होता है n के। अब देखिए n क्या है, इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। अब देखिए अगर ये मीडियम 1 है और ये 2 है तो इसको डिनोट करेंगे 1 and 2 से, यानी कि ये दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, तो इसको लिखते हैं n2 अपान n1,
तो यानी कि साइन आई अपान साइन आर, ये क्या हो गया N2 अपान N1। ठीक है, अब ये जो नियम है इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है अगर कोई पूछेगा तो यही होता है, रेशियो ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ यानी स्नेल का नियम। ठीक है, इसको स्नेल का नियम बोलते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो N1 है, N1 क्या है, ऐसे लिखते हैं माध्यम यानी मीडियम, माध्यम वन का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ, और अपवर्तनांक के टाइप्स क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए N2 क्या है, N2 जो है वो माध्यम टू का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए इसको अगर स्नेल्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखना हो, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस एन कैप, ये इक्वल हो जाएगा म्यू आर कैप क्रॉस एन कैप। ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये है अपवर्तनांक देखिए अपवर्तनांक जो होता है किसी मीडियम का, वो उस मीडियम में जो लाइट होती है उसकी वेलोसिटी को डिटरमिन करता है, निर्धारित करता है कि उस माध्यम में लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होगी। ठीक है, तो अपवर्तनांक माध्यम का ये गुण है, अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है, वो प्रॉपर्टी है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। ठीक है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम डिटरमिन करते हैं। अब देखिए ये दो टाइप का होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो होगा अपवर्तनांक, इसको स्मॉल n से या म्यू, देखिए कहीं कहीं n से भी डिनोट करते हैं या फिर इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका नोटेशन है। तो यह क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो ये मात्रक विहीन है, मात्रक विहीन एवं अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मात्रक विहीन यानी यूनिटलेस। अब देखिए ये दो टाइप के होते हैं, इसके जो टाइप्स हैं वो दो हैं। पहला क्या है, अभी मैंने बताया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, कोई भी मीडियम उसका एयर के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करें तो वो उस मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का
माध्यम का अपवर्तनांक, 60 में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। अब जैसे आपने कंसीडर किया n ले लीजिए, ठीक है, n लिया तो ये मीडियम है कोई, और ये क्या है, एयर। इसको रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये जो होता है ये डिफाइन होता है मैथमेटिकली, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अपान उस मीडियम में प्रकाश की चाल, यह होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये c अपान, ये कंसीडर करें कि जो मीडियम है उसमें प्रकाश की चाल जो है वो स्मॉल भी है, तो ये c अपान भी हो जाएगा। तो ये हो गया डिफिनीशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, ये इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए कुछ पर्टिकुलर केस लेते हैं। पहला जो है, अगर हम ग्लास का लें, ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये होगा एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये होता है 3/2 और ये इक्वल आता है 1.5 के। दूसरा वाटर का लें तो ये हो गया एयर, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, और ये इक्वल आता है 1.33 के। डायमंड म्यू डी से इसको डिनोट करें और ये एयर के रिस्पेक्ट में होगा, और ये क्या होता है 12/5 और ये आ जाएगा 2.4। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ से क्या मिला हमें, जो म्यू है, म्यू डी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो म्यू डी इज़ ग्रेटर देन म्यू जी एंड म्यू जी इज़ ग्रेटर देन म्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए दूसरा जो है वो है सापेक्ष अपवर्तनांक। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो हमेशा किसी भी मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो देखिए इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो ये मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम 1 ही हो सकता है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। ठीक है, म्यू एयर या एन एयर जो भी आप डिनोट करें, एन एयर जो होता है वो 1 होता है। तो ये हमेशा 1 से बड़ा ही होगा या 1 के बराबर यानी एयर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में हम अपवर्तनांक निकालते हैं। जब क्या होगा, कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी 1 से 2 में। ठीक है, लाइट रे जा रही है 1 से 2 में जा रही है, तो दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक, तो देखिए इसको डिनोट करते हैं म्यू 2 1 से, और इसको लिखते हैं म्यू लिखें या n लिखें, अगर आप n ले रहे हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा n2/n1, ये हो जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, किसी एक माध्यम का
माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये होता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए लें कि आपको n ग्लास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो देखिए कि ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखेंगे Ng N2, यहाँ पे मैंने बताया, तो ये Ng हो जाएगा अपान NW। और देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये समझ के चलिएगा कि यहाँ पे एयर है, ठीक है, यही मैं लिख दूँ कि यानी कि एयर, ये N2 है अपान N1 विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि Ng जो होता है वो होता है 3/2 और ये NW होता है 4/3। तो देखिए क्या मिल जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हो जाएगा 3/4, तो देखिए 9/8 हो जाएगा। तो देखिए ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो 9/8 आता है। अब हम जानते हैं कि जो Ng होता है, Ng को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं C/Vg, और जो NW है इसको डिफाइन कर सकते हैं C/Vw। तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, जो ये मिलेगा WNg, ये क्या हो जाएगा C/Vg अपान C/Vw, और यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा VW/Vg, ठीक है। तो ये मिल गया। ये देखिए उल्टा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें WNg फाइंड करना है तो ये इक्वल होगा Ng/Nw, और ये इक्वल हो जाएगा VW/Vg। ये इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में दिया गया है कि इस मीडियम का अपवर्तनांक इतना है, ठीक है, जैसे वाटर है तो वाटर का अपवर्तनांक जो NW है ये दिया गया है 4/3, तो इसका मतलब होता है कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब देखिए एक इक्वेशन है कुशी इक्वेशन, ठीक है, इसको काशी समीकरण बोलते हैं। देखिए ये होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसके बीच में एक रिलेशन को ये बताता है, और ये होता है μ = A + B/λ² + C/λ⁴ प्लस ऐसे होता है, ठीक है, ये कुशी इक्वेशन है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब यहाँ से हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है। देखिए क्या है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है लैम्डा। देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, लैम्डा को अगर हम इंक्रीज़ करें, लैम्डा को बढ़ाएंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, आप इसको n से डिनोट कर रहे हैं तो n ही रखिए, तो जैसे ही वेवलेंथ को बढ़ाएंगे लाइट का, तो उस मीडियम का जिसमें लाइट इंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेड होता है विजिबल लाइट में, रेड जो होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ब्लू का सबसे कम होता है। तो देखिए यहाँ से जो रेड का ऐसे लिखें लैम्डा, चूँकि लैम्डा रेड इज़ ग्रेटर दैन लैम्डा ब्लू, ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n रेड, ये लेस हो जाएगा n ब्लू के लिए, ठीक है। ये देखिए लैम्डा को इंक्रीज करेंगे तो n जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो किसी मीडियम का लाल रंग के प्रकाश के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू ब्लू रंग के प्रकाश के लिए। अब देखिए अगर कोई लाइट रे है वो किसी वन मीडियम से दूसरे में जा रही है, ठीक है, 1 से 2 में जा रही है,
तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैंने बताया कि ऐसे लिखेंगे कि 2 में जा रही है तो 2 को इधर लिखेंगे, 1 को इधर, और ये इक्वल हो जाएगा μ2, मैं बार बार म्यू लिख रहा हूँ। तो देखिए n, कोई लाइट रे 1 से 2 में जा रही है तो इसको कैसे लिखते हैं, n 2 1, ठीक है, 2 को इधर लिखेंगे, 1 को इधर लिखेंगे, और ये डिफाइन होगा n2/n1, और ये हो जाएगा λ1/λ2, और ये इक्वल हो जाएगा v1/v2 से, ठीक है। देखिए एक चीज़ को आप लोग नोट करेंगे, जैसे अगर हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो होता है वो c/v होता है, ठीक है। अब देखिए v इक्वल क्या हो जाएगा, c/n। अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उस माध्यम में जो लाइट की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर n1 इज़ ग्रेटर देन n2 है, ठीक है, ये इम्प्लाई करेगा कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी इन 1, ठीक है, ये हो जाएगी लेस देन v2। अगर जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पे a और b ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं। तो अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, पहला क्या है, पहला है माध्यम की प्रकृति, ठीक है। माध्यम की प्रकृति कैसी है, वो डेंसर है, रेयर है। दूसरा ये है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अभी मैंने बताया कि जो n होता है वो डिपेंडेंट होता है लैम्डा पर, कैसे, यहाँ से। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तीसरा क्या है, अगर यहाँ से क्या मिला, लैम्डा को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि अगर हायर वेवलेंथ के लाइट को हम यूज़ करेंगे तो उस मीडियम का जिस मीडियम में लाइट इंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा है माध्यम का ताप, माध्यम का ताप, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो n जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। तो ये फैक्टर्स थे जो अपवर्तनांक को अफेक्ट करते हैं। तो आज हमने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। उसमें रियल एंड अपरेंट डेप्थ, वास्तविक एवं आभासी गहराई, इसको, और थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसको डिस्कस करेंगे। उत्क्रमणीयता का जो सिद्धांत होता है लाइट का। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।